नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स पावर शेयरिंग। इसका 9 बाई 9 एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आ जाते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में बताया गया है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन दी एरिया दैन स्टेट्स ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर पहले बताया जा रहा है कि जो बेल्जियम है ये एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, और ये हरियाणा से भी छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। यहाँ पर बताया जा सकता है कि बेल्जियम किसके किसके साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ जो बॉर्डर है उसको शेयर कर रहा है। It has a population of a little over 1 करोड़, about half of the population of the हरियाणा। मतलब कि इसके जो टोटल पॉपुलेशन है वो हरियाणा से हाफ है। ये सब क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको जो बॉर्डर वाला पार्ट याद रखना है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पॉइंट आता है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पर बताया गया है जी एथनिक compositions of the small country is very complex. One of the country's total population 59% lives in the Flemish regions and speak Dutch। मतलब यहाँ पर बात आता है एथनिसिटी का, यानी कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, कौन से रिलीजन के हैं, तब हम उसको एथनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेल्जियम में 59% लोग जो रहते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो डच एक भाषा है वहाँ से लैंग्वेज की, डच लैंग्वेज में बातें करते हैं। 40% ऑफ पीपल लिव्स इन दी वैलोनिया रीजन। 40% लोग वैलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा में बात करते हैं। ये आपको याद रखना है, बेल्जियम में कौन से लोग रहते हैं, एथनिक पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर बोलना है कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच भाषा में बात करते हैं। 40% लोग वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा में बात करते हैं। रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। 1% ऑफ द बेल्जियंस, रिमेनिंग 1% जो होता है वो जर्मन भाषा में बात करते हैं। तो जर्मन, फ्रेंच और डच, ये 3 भाषा हमको अभी तक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन दी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, मतलब कि बेल्जियम का कैपिटल कौन सा है, ब्रुसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% लोग फ्रेंच में बातें करते हैं और 20% लोग डच में बातें करते हैं, जो कि उल्टा हो रहा है क्योंकि वहाँ पर 59% डच में बातें कर रहे थे, पर बेल्जियम के ही कैपिटल ब्रुसेल्स में आपको 20% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि डच भाषा में बातें करते हैं। तो आपको याद रखना है जो परसेंटेज, जो कंपोजिशन है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक में इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाला पॉइंट को यहाँ से दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इस वाले जो पॉइंट में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है कौन से स्टेट में, मतलब कौन से रीजन में कौन कौन से भाषा में लोग बातें करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। माइनॉरिटी इसलिए क्योंकि वो कम संख्या में है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच कम्युनिटी, मतलब जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थे उनको ये पसंद नहीं था। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन मच लेटर। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। क्योंकि देखिए फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, ठीक है, और माइनॉरिटी थे, इसलिए डच और फ्रेंच के बीच जो झगड़ा हुआ था, झगड़ा किस कारण हुआ था इसको मैं दूसरे एक इंग्स से इसको समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, तो यहाँ पर अभी होगा कि दो डच स्पीकिंग और द फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब कि एक ही जगह पर, मतलब एक ही देश में रहते हैं, पर उनके भीतर जो झगड़ा हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, पावरफुल थे। फिर जो डच स्पीकिंग गुस्सा भी किए थे उनके ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और उनको एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा लास्ट मिला था। तो ये झगड़ा कब हुआ था, बिटवीन 1950s एंड 1960s में हुआ था। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर ऑकवर्ड इन ब्रुसेल, मतलब कि बेल्जियम के कैपिटल में ये बारा जो झगड़ा था उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रुसेल रिप्रेजेंटेड
presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in capital. मतलब जो डच स्पीकिंग लोग थे, आपको दिखा ही होगा कैसे बेल्जियम में लगभग 59% लोग किस में बातें करते थे, वो डच में। हालांकि जहाँ पर उसके जो कैपिटल है ब्रुसेल में लगभग 20% ऐसे लोग थे जो कि बातें करते थे, मतलब यहाँ पर उनका संख्या कम हो गया था। लेट अस कंपेयर दिस टू दी सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब हम दूसरे कंट्री की बात करेंगे। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। जो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ ही मतलब किलोमीटर्स दूर है। इट इज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम एज हरियाणा। मतलब श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, हरियाणा की तरह। Like other nation in South Asia region, Sri Lanka has a diverse populations, the major special groups। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कि श्रीलंका में कौन कौन से ग्रुप रहते हैं और कौन कौन लोग रहते हैं। तो दोस्तों पहले बताया गया है सिन्हाला, जो कि सिन्हाला स्पीकर, जो कि 74% है। सिन्हाला मतलब वहाँ की भाषा के बारे में बताया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका कहाँ पर है और श्रीलंका में जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी भाषा में बात करते हैं। फिर है तमिल स्पीकर। तमिल कितने लोग बोलते हैं? लगभग 18%। अमोंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब जो तमिल बोलते हैं उनके अंदर भी अब दो सब ग्रुप्स हैं। द तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। अब कंट्री के जो तमिल नेटिव्स है आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% है। तो मतलब एक है आपका सिन्हाला, ही स्पीकर्स, फिर आपका है तमिल, फिर आता है कुछ तमिल के 2 सब ग्रुप्स हैं, जो कि एक होता है श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% लोग हैं। द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया। मतलब श्रीलंकन तमिल मतलब उन तमिल जो कि पहले से श्रीलंका में रहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके फोरफादर्स मतलब दादा परदादा जो कि इंडिया से आए हुए थे श्रीलंका में एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। उसको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। मतलब तमिल के 2 ग्रुप है श्रीलंका में, एक है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। श्रीलंका तमिल है 13% है, मतलब कि वहाँ पर वो लोग पहले से ही वहाँ पर रहते हैं। पर इंडियन तमिल्स मतलब जिनके दादा परदादा श्रीलंका में गए थे एज एन प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जिसको हम इंडियन तमिल कहते हैं। As you can see from the map, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रुसेल की बात करें, एक बार मैं समझा देता हूँ। ये वाला मैप देखिए, पहला है ब्रुसेल, मतलब कि बेल्जियम का कैपिटल कौन सा है? ये वाला है। फिर आता है वैलोन, जो फ्रेंच स्पीकिंग मैंने देखा था। फिर है फ्लेमिश, ठीक। अच्छा, तो यहाँ वो वाला मैप अलग था। यहाँ पर बताया जा रहा है जो श्रीलंकन तमिल्स है वो कि ज़्यादातर नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में मतलब रहते थे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मतलब जो सिन्हाला भाषा में बात करते थे श्रीलंका में वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, ठीक। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। और बहुत सारे जो तमिल्स थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। मतलब ऐसे 7% क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियन लोगों थे जो कि वो तमिल भाषा में भी बात करते थे और सिन्हाला भाषा में भी बात करते थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ऐसे जगह पर क्या हो सकता है? देखिए, पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक डाइवर्सिटी। जो डच स्पीकिंग थे वो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज ले सकते थे, क्योंकि देखिए डच स्पीकिंग मतलब कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा थे उनका नंबर, पर उनके जो कैपिटल ब्रुसेल में वो नंबर कम था। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक। तो इसलिए उसका नंबर ज़्यादा था बेल्जियम में, इसलिए वो एडवांटेज ले सकते थे, न्यूमेरिक मेजॉरिटी, एंड फोर्स इट ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को फोर्स कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमाउंट कम्युनिटीज फर्दर। और इससे झगड़ा हो सकता था, लड़ाई झगड़ा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स। और दोनों साइड ही मतलब जो कैपिटल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो सिन्हाला कम्युनिटीज था सबसे ज़्यादा बात करने वाले जो लोग थे जिन भाषाओं में, वो भी कब्जा कर सकते थे कंट्रीज़ के ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है। मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, मेजॉरिटेरिज्म, ठीक।
देखिए यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था, इमर्ज हुआ था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। द लीडर्स ऑफ सिनाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। मतलब कि गवर्नमेंट से ये लड़ सके कैसे, क्योंकि इनका कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन। मतलब कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उन्होंने एक कौन सा फॉर्म लिया, तो आपको याद रखना है पहले तो जो श्रीलंका है वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ था। फिर यहाँ पर जो सिनाला कम्युनिटी थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस किया था, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा था। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वहाँ पर आई थी उन्होंने अडॉप्ट किया मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश सिनाला सुपरमेसी। मतलब सिनाला को जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जितने भी वर्क थे, सब सिनाला के लोगों ही करेंगे। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। तो इनका कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए 1956 में एक एक्ट को पास किया गया था जिसके तहत जो सिन्हला जो लैंग्वेज था उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे, दस डिग्रेडिंग तमिल। तो वहाँ पर जो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल था उन लोगों को पछाड़ के ये सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे ये अपना एक कम्युनिटी बनाना चाहते थे। द गवर्नमेंट फॉलोज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनका जो सिन्हाला है इनका जो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये गवर्नमेंट को फोर्स करके गवर्नमेंट में आकर ये अपनी तरह चीज़ों को बनाने में जुटे थे, जहाँ पर इनको ये जो यूनिवर्सिटी पोजीशन या गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ही मिलेगा ज़्यादा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे, सिन्हाला भाषा, वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे। All these government measures coming one after other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। श्रीलंकन तमिल्स मतलब जो तमिल्स वहाँ से पहले से हैं श्रीलंका में, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख पहुँचा रही थी, क्योंकि सब कुछ जो लॉस और रेगुलेशंस आ रहे थे सब कुछ किसके फेवर में थे, सिन्हाला बोलने वाले लोगों के फेवर में थे। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। और उनको लग रहा था जो सिन्हाला जो बुद्धिस्ट सिन्हाला थे उनके जो लॉस एंड रेगुलेशन इनके अगेंस्ट थे, इनको वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। तो उनके इंटरेस्ट, उनके जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको ये धीमे धीमे समझ में आ रहा था। तो मतलब कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके तहत एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर द टाइम। तो जिसके तहत जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे और तमिल थे, जैसे कि इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल, इनमें जो कम्युनिटी था बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था सिन्हाला और तमिल्स में। तमिल्स के दो पार्ट है, जैसे मैंने समझाया पहले। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggles for the recognition of Tamils as the official language। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे जो श्रीलंकन तमिल्स थे तो उन्होंने अपना खुद का जो पार्टी बनाया, स्ट्रगल किया अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, क्यों जिससे उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो, फॉर रैशनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो वहाँ पर उनको जॉब मिलना भी बहुत ज़रूरी था और एजुकेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बट द डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी टू प्रोविंस वाज पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। तो यहाँ तक समझ में आता है कि 1980s के पहले जितने भी कोशिश किए हमारे श्रीलंकन तमिल्स, तो उनका जो मतलब वो फेल हो चुके थे। बाई यहाँ से पढ़ेंगे अब। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in the northern and eastern parts of Sri Lanka। तो 1980 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज सामने आए और उनका एक मेन गोल था कि
श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाना, जिससे कि यहाँ पर सिर्फ जो तमिल है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला सके। यहाँ तक समझ में आता है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न्स इनटू एन वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे और दूसरी तरफ जो तमिल्स थे, बेसिकली तमिल्स दो तरीके थे, एक इंडिया से जाने वाले कॉलोनियल पीरियड में और एक पहले से रहने वाले। पहले से रहने वाले को हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स और इंडिया से आने वाले इंडियन तमिल्स। तो इन दोनों में जो सिन्हाला और तमिल में जो जंग बिखर चुका था वो भी और ज़्यादा वायलेंट हो चुका था और ये एक सिविल वार के तहत फैल गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों ही साइड में हज़ारों लोग मारे गए। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर कम्युनिटीज हैव किल्ड, मैनी families were forced to leave the country as refugee and many more lost their livelihoods। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रिफ्यूजी की तरफ भगाया भी गया था। You have read chapter 1 economics about Srilanka's excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and the economic life of the country। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट था एजुकेशन और हेल्थ में, ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिकॉर्ड था, पर सिविल वॉर के तहत यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ था उसके लिए। क्योंकि और सेटबैक किसके लिए हुआ था, एक है सिन्हाला और एक है तमिल, दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पार्ट। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution for 4 times so as to work out an arrangement they could enable everyone to live together within the same country। तो यहाँ पर बताया गया है कि एकोमोडेशन बेल्जियम में बात है। बेल्जियम में एक डच स्पीकिंग है और एक है फ्रेंच स्पीकिंग। अब दोनों में झगड़ा है। तो बेल्जियम जो लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरा एक रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। 1970 1993 के अंदर दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एज एन अरेंजमेंट टू एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उन्होंने कोशिश किया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग एक साथ रह सके। द अरेंजमेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री हैज़ इज़ वेरी इनोवेटिव। Here are some of the elements of the Belgium model। तो बेल्जियम में जहाँ पर श्रीलंका में बताया जा रहा था कि दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा था कि एक सिविल वॉर भिड़ गया था। सिविल वॉर मतलब कि एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होना बिटवीन दो अलग अलग ग्रुप्स में एक कंट्री के अंदर, दैट बिकम्स सो इंस्टेंट दैट इट हैपन्स लाइक अ वार। मतलब कि एक वार की तरह, एक जंग की तरह हो जाना। तो देखते हैं हम कौन कौन से एलिमेंट ने बेल्जियम ने अपनाया था। The Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट, यहाँ पर जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग से इक्वल नंबर होगा। मतलब जो इलेक्टेड मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इन दोनों कम्युनिटीज़ में इक्वल होंगे। Some special law require the support of the majority of members for each linguistic group। हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में जो कि मेजॉरिटी है उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज तैयार होंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिटैरिली, जिससे कि एक कम्युनिटी अपने आप से कोई डिसीजन ना ले सके। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री। मतलब ये धीरे धीरे किससे बन रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना है, यानी कि एक फेडरलिज्म की तहत जा रहा है। फेडरलिज्म हमने पढ़ा दिया था चैप्टर फेडरलिज्म। और ये किस तरह का फेडरलिज्म है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना है। ये एक होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है, यहाँ पर पावर थोड़ा ज़्यादा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के कुछ लॉस हैं एंड रेगुलेशंस है।
Brussels, the capital of Belgium, has a separate government in which both the communities have equal representation. जैसे कि पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया गया था, ये कुछ मॉडल्स है बेल्जियम्स के कि दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल लोग रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में. सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को. ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, उनके पास एक सेपरेट कम्युनिटीज़ है. इन बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल. जो फ्रेंच बोलने वाले लोग होते हैं उनके पास इक्वल एक्सेप्टेड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है फ्रेंच बोलने वाले लोग, जो कि दोनों में एकदम म्यूचुअल बना दिया है चीज़ों को, जिससे कि झगड़ा ना हो. बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी है एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पर तो डच स्पीकिंग लोग होते और दो तरीके के लोग होते, एक है डच स्पीकिंग और एक है आपका जो फ्रेंच स्पीकिंग, डच और फ्रेंच. तो दोनों ने मिलकर ये एक म्यूचुअल बना दिया है कि नहीं, अब इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा. एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है आपको. द फोटोग्राफ इज ऑफ स्ट्रीट एड्रेस इन द बेल्जियम. यू विल नोटिस दैट द प्लेसेस नेम्स एंड डायरेक्शन इन टू लैंग्वेज. ग्रैंड प्लेस, ग्रोट मार्क्ट, और ये दोनों है. एक मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फ्रेंच है कौन सा डच है, पर दोनों भाषाओं में लिखा गया है. तो बहुत अच्छा चीज़ है. फोर्थ पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज. तो सेंट्रल और स्टेट के बाद अब और एक आता है जिसको हम कहते हैं थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया है. इज सिलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग नो मैटर where they live. This government has the power regarding cultural. मतलब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास क्या क्या पावर रहेगा, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू के पावर रहेंगे. ये भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा. पीपल लोग सब इनको वोट करेंगे. ये है फोर्थ पॉइंट जो बेल्जियम मॉडल का है. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड even for the people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They were helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of the Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बेल्जियम मॉडल है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आपने हमारा वीडियोस देखा है फेडरलिज्म के ऊपर तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में जो होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो तैयार हुआ है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट. तो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को कहा गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट. और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट सब कुछ हमने डिस्कस किया था. आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं. तो यहाँ पर बताया गया है दी हेल्प. तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे कि कोई ऐसे झगड़ा ना हो. तो जिसलिए उन्होंने ये वाला जो मॉडल है बेल्जियम मॉडल इसको चूज़ किया. फिर बताया गया बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जब आए तो उन्होंने ब्रुसेल को, जो बेल्जियम का जो कैपिटल है, उसको अपना हेडक्वार्टर्स चूज़ किया. What do we learn from? हम क्या सीखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका से? Both are democracy, yet they deal with the question of power sharing differently. In Belgium, leaders have realized that the unity of the country is possible. तो यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? देखिए, बेल्जियम में जो लीडर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि एक कंट्री में जो यूनिटी तभी पॉसिबल होगा बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़. मतलब एक देश में हज़ारों लोग, मतलब एक तो लोग नहीं रहेंगे जिनका एक ही रिलीजियन होगा, बहुत सारे रिलीजन रह सकते हैं. तो बहुत सारे रिलीजन के फीलिंग्स को अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे और उनके जो कम्युनिटीज़ को, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं उसको भी रेस्पेक्ट करेंगे और रिलीजन्स को, तब जाकर एक कंट्री में यूनिटी पॉसिबल होगा. सच ये रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग, जैसे बेल्जियम में देखने को मिला. श्रीलंका था, उन्होंने एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल सेट किया. यहाँ पर उन्होंने जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेंस कर दिया था, जिसके तहत वहाँ पर जो
कंट्री में यूनिटी तो दूर की बात, वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है? Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good. तो क्यों पावर शेयरिंग चुनना चाहिए और पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर आप पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज, ये आप फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, मैं मार्क कर दिया हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ये रिड्यूस करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से ही जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस होता है, सिविल वॉर जैसे श्रीलंका में हुआ था। पावर शेयरिंग इज़ गुड। अब दूसरा पॉइंट ये वाला है, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो दो चीज़ है, एक तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप्स के अंदर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इससे पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें पॉलिटिकल ऑर्डर को हम स्टेबल कर सकते हैं। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run undermine the nation। जैसे श्रीलंका की बात हो रही है कि इम्पोजिंग जगह अगर हम मेजॉरिटी को ही ज़्यादा पावर दे देंगे तो ये शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है, पर लॉन्ग रन में इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उस पर्टिकुलर देश को। द tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority. There is a second, the deeper reason is why power sharing is good for democracy. Power sharing is very much is the spirit of democracy. A democratic rule involves power sharing with those have affected by its exercise and who have to live with its effect. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेकेंड रीज़न है पावर शेयरिंग का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी का असली स्पिरिट है। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्वॉल्व्स करते हैं कुछ पावर्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ठीक है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। मतलब कि पीपल के साथ हमें कंसर्न करना पड़ेगा, कोई भी इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कैसे लोग को हम गवर्न कर सके। फिर आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं रोल मेकिंग में और एक जो सिस्टम को अच्छा खासे स्टेबल कर सकते हैं। Let us recall the first set of reason, prudentials, and the second moral. While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcome, तो prudential मतलब कि इसका जो अर्थ है यहाँ पर आपको दिया गया है, based on prudence or careful calculation of gain and losses, prudential decisions are usually constructed with decision based on moral कंसिडरेशन। मतलब एक मोरल वैल्यू होता है ना, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है प्रूडेंशियल, जहाँ पर लॉस और गेन की बातें चलती है कि कौन से ये करने से लॉस होगा और ये करने से गेन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताना है क्यों पावर शेयरिंग अच्छा है। पहला पॉइंट ये है इससे कि जो सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। पावर शेयरिंग को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है। यहाँ से जो डेमोक्रेटिक रूल है उसके तहत एक पावर शेयर होगा और जिससे एक इफ़ेक्ट होगा उस एक्सरसाइज का। मतलब न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं और लोगों से भी वो कंसल्ट करेंगे। मतलब लोगों को रूल कर रहे हैं और लोगों से वो इलेक्टेड होकर आ रहे हैं। बस इस चीज़ का बताया गया है, तो यहाँ तक हमें समझ में आता है। तो एक यहाँ पर बताया गया है, कुछ स्टोरी टाइप्स यहाँ पर बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन ऑपोजिशंस टू नोशंस। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन बिलीव्ड दैट ऑल
power of a government must reside in one person or group of person located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it was not possible to take quick decisions and to enforce them. With the notion have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is, यहाँ पर आपको बताया गया है कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। एग्जाम में ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। हर एक पॉलिटिकल पावर के जो सोर्स होंगे पीपल होंगे, इसलिए पीपल के लिए नई नई चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले चीज़ आता है कि पावर शेयरिंग होता क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे हमने देखा था बेल्जियम में। तो उसी तरह ब्रुसेल में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, उसी तरह इंडिया में हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट, जैसे एमएनसीज है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, और फिर पंचायत है। तो ये चीज़ आता है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक लोगों के पास या एक ही लोगों के पास हज़ारों पावर ना आए। हर एक पूरा अलग अलग लोग होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और उनके पास अलग अलग करके पावर होंगे, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो सके। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग हैं, जो कि जनता है, वो इन सब पॉलिटिकल पावर, वही पॉलिटिकल पावर है। इन अ डेमोक्रेसी people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due to respect in the diverse groups and views that exist in society, everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows a democracy politics. Power sharing could be distributed among the many possible. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहले कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे तहत एक गवर्नमेंट विन होकर आता है, गवर्नमेंट जीतता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे हमारे जो जिसका भी एज 18 हो जाता है वो वोट दे सकते हैं, और वोट देने के बाद जो न्यूली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो सत्ता में ले आते हैं। सत्ता यानी कि जो गवर्न करेंगे, चाहे स्टेट की बात करें चाहे हम सेंट्रल की बात करें। तो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे लोग अपने चॉइस के अनुसार ले आ सकते हैं। और ये अगर लोगों को मन हो कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, दूसरे जो पार्टीज़ को वोट देकर दूसरे बार ले आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रूल है, जहाँ पर लोग अपने अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं। फिर आता है मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। तो लेट अस सी पावर। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में आपको क्या क्या चेंज देखने मिल जाता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब पावर 3 अलग अलग लेवल्स में शेयर हो रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेट अस लिख ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये जो लेवल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। मतलब कि हर एक अलग अलग गवर्नमेंट जो कि एक ही लेवल पर है और अलग अलग पावर को इस्तेमाल कर रहा है। सच एज सेपरेशन इंश्योर्स नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब एक दूसरे के ऊपर चेक रहता है, जहाँ पर नीचे लिखा भी गया है ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। मतलब कि हर एक दूसरे के ऊपर चेक रह सकता है, जिससे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक मैनेजमेंट की तरह काम करे और कोई भी अपने स्पेशल पावर या अनलिमिटेड पावर ना हो। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो जिससे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एक पावर का बैलेंस बना रहे। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब कि देखिए, जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने हिसाब से पावर को यूज़ कर सकते हैं, पर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में जाकर बोलना होगा कि अगर उन्होंने ये स्पेशल पावर यूज़ किया है, ज़्यादा पावर यूज़ किया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या था। सिमिलर ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। मतलब देखते ही होंगे, जो जज जिनको हम बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, तो इन सब के अंदर कोई आप जैसे जो इलेक्शन कमीशन होता है,
तो इलेक्शन कमीशन अगर बात करें तो उनको कौन, मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जब एक जो मेन जो इलेक्शन कमीशन होता है तो उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, पीएम। और ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये उनके ऊपर ही चेक एंड बैलेंस सिस्टम, मतलब उनके ऊपर भी ये नज़र रखते हैं। तो ये एक तरीके का सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंस हिसाब से काम करता है। यहाँ तक समझ में आता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पावर अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल पर शेयर हो सकते हैं। ये जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एट द प्रोविंशियल और रीजनल स्टेट, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी आएगा। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी कन्फर एज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे हमारे जो पूरे इंडिया के लिए की गवर्नमेंट जो है वो है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सभी के लिए है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, तो ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, ये है पहले बताया गया है, एक जनरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं पूरे कंट्री के लिए। फिर आता है हमारे रीजनल गवर्नमेंट जो होता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में उनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज़ नो स्टेट। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है। But in those countries like our with different levels of government, the constitution clearly lay down the power of different levels of government. That is why they did in Belgium but refused in Sri Lanka. This is called the federal division of power. इसको हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि जैसे इंडिया में आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि एक जनरल गवर्नमेंट है पूरे देश के लिए। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट जो कि हर एक स्टेट के लिए अलग अलग है। तो ये हर एक कंट्रीज में नहीं होता, इंडिया में है, और इसको हम एक फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं क्योंकि हमारे इंडिया जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ऐसा आंसर लिखिएगा तो आपको पॉइंट्स या कि फिर मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एस म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। उसके बाद वाला जो लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट आता है वो है म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग दी हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जब भी आपको एक क्वेश्चन में पूछेगा, एक है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और एक है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर मतलब कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज ये रहेंगे। पर अगर आपको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पूछे तो आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत। तो आपको दो डिवीज़न याद रखने हैं, एक है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न और एक है वर्टिकल डिवीज़न। अब आता है पावर में बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब बताया गया है कि बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंतर्गत भी पावर शेयर होते हैं। कैसे? कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमने देखा था बेल्जियम में, इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पर हमने देखा था कि जहाँ पर जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो हमारे कम्युनिटी थे उनके जो 50-50% कहाँ पर रहेंगे, उनके वहाँ पर गवर्नमेंट में। ठीक, इन सब कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट whereby social weaker sections and women were represented in the legislature and as social weaker sections बात की गई है जहाँ पर वुमेन को भी रिप्रेजेंट किया गया है हम लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्स टू गिव अ स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। डाइवर्स सोशल ग्रुप को एक स्पेशल पावर दिया जा रहा है, वुड फुल एलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस मेथड इज यूज टू गिव मेजॉरिटी कम्युनिटीज फेयर इन द पावर। मतलब जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली बैकवर्ड है, उनको एक तरीके से अलग ना फील हो, एक साथ ही रखा जाए, इसके लिए बनाया गया है। पावर शेयरिंग कैन also be seen in political parties, pressure groups and movement, control or influence in power. In democracy, citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. मतलब लोग किसी भी पार्टीज़ को उनको पसंद हो तो उनको जिता सकते हैं, जिसके कहा
जिसके तहत बहुत सारे पार्टीज़ में जो कंपटीशन बना रहता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिटेन इन वन हैंड। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप। हर एक पार्टीज का अपना अलग अलग आइडियोलॉजीज होता है। अलग अलग आइडियोलॉजीज यानी कि कौन से चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर जीतना हो तो पहली बात तो वो स्टेट के अंदर उनके कल्चर के साथ मिल जाते हैं, और जिस कल्चर से वो मिले, हर कल्चर का अलग अलग नियम होता है। उस चीज़ को ही हम आइडियोलॉजी कहते हैं कि कौन से आइडियोलॉजी के साथ वो पार्टी इमर्ज कर रहा है। हर एक पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी रहता ही है, ठीक है। तो समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस। मतलब कि जो जैसे कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम अलायंस कहते हैं। इन टू कंटेस्ट इलेक्शन इन इफ देयर, अगर उनका जो अलायंस मतलब वो एक साथ आकर जो जुड़े हैं इलेक्शन के पहले, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो एक कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार करते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक फॉर्म ऑफ पार्टी जो एक साथ आकर इलेक्शन कंटेस्ट करे उसको हम अलायंस कहते हैं। अगर जीतते हैं तो उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। इसका डेफिनेशन भी आता है एग्जाम में, कोलिशन गवर्नमेंट का डेफिनेशन। फेडरलिज्म के में हमने भी बताया था कोलिशन गवर्नमेंट का डेफिनेशन, अभी भी हम बता दिए हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज, इंटरेस्ट ग्रुप किनको कहा गया है? इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर। दे विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, मतलब उनका भी गवर्नमेंट में शेयर होता है। किनका? जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, बिजनेसमैन, इनका शेयर होता है। थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन मेकिंग, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप जानते हो अंबानी, अदानी, तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस मैन है इनका भी शेयर है गवर्नमेंट में। तो ये क्या है? ये बिजनेस मैन है। वैसे तरह फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका भी अपना अपना गवर्नमेंट में शेयर होता है पावर शेयरिंग में, और डिसीजन मेकिंग में ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और जो सोशल मूवमेंट। दोस्तों बस यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है 41 मिनट्स का, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉइंट्स हमने उल्लेख किए हैं, जैसे दिया गया है मॉडर्न डेमोक्रेसी में कौन कौन से पॉइंट्स है। जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी में अभी हमने पढ़ा था, आपने नोट्स नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या क्या है। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पहली बात आता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करी है, जहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो रहा है। मतलब कि किसी एक जन के पास ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, सिंपल बात। फिर आता है कि पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। जहाँ पर बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर हमको देखने को मिला था जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसी तरह। फिर आते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जैसे सेंट्रल, स्टेट और म्यूनिसिपैलिटीज़। फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, जैसे बेल्जियम में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर उन्होंने एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड मॉडल बनाया था, जहाँ पर दोनों कम्युनिटी जैसे कि डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग, वो अपने 50-50% इसमें रहेंगे उसके लोग। और फिर आता है हमारे जो पावर शेयरिंग में, जैसे बिजनेसमैन्स हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फिर फार्मर्स हो गए, इनका भी गवर्नमेंट के जो पावर शेयरिंग में इनका हक है। तो इसका क्वेश्चन हमने बता दिया था, एग्जाम्पल तो वहाँ पर ही है। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मोलर रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए, पावर शेयरिंग का क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। देखिए, दो चीज़ है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक तरह का स्पिरिट है, और यहाँ पर जो हमने बताया था कि दे आर गवर्न बाय इट्स एक्सरसाइज। लोग अपने हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चूज़ कर सकते हैं। फिर बताया गया था कि यहाँ पर एक जन के पास सारे पावर नहीं रहेंगे, बहुत सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, बहुत सारे लेवल्स होंगे, और जैसे सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल, और उनके पास अलग अलग पावर होंगे। ये दो रीजन्स हैं। प्रूडेंशियल रीजन्स में आप लिखिएगा कि लोग चूज़ कर सकते हैं, और मोरल में लिखिएगा कि क्या एक जन के पास सारे पावर नहीं होंगे। यही बात है। और यहाँ पर कुछ दिया गया है,
और बस एक कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई आउट कीजिए और ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।